Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are fine. So today I discuss about teaching aptitude, chapter first of paper A. But before discussing it, I want to give an idea why UGC not include teaching aptitude in the NTA paper. Because हम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है एंड हम सब जानते हैं कि आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम वी आर एलिजिबल फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। तो आफ्टर बिकमिंग एसोसिएट प्रोफेसर हमें क्लासरूम में बहुत सारी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद हमें वो क्वालिटीज़ का पता चलता है जो एक्चुअल में एक टीचर में होनी चाहिए। हम जब भी पीछे वाले पेपर का एनालिसिस करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में वो हमेशा हमें एक सिचुएशन देते हैं कि मान लो आप टीचर हो और आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली उन्होंने वो सब्जेक्ट रखे हैं, वो टॉपिक्स डाले हैं जिनको पढ़ने के बाद हम जो हैं वो अपनी उन क्वालिटीज़ को अच्छे से क्लासरूम में उन क्वालिटीज़ को अच्छे से निभा पाएंगे कि हम एज ए टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होती है वो एक कैपेसिटी होती है टू एक्वायर द प्रोफिशेंसी इन योर प्रोफेशन। जो आपका प्रोफेशन है, टीचिंग आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को लेकर आपके दिल में कितना पैशन है, आप उसके लिए कितने एलिजिबल हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज ए टीचर बनने के लिए, वो चेक करने के लिए वो हमें कुछ सिचुएशंस देते हैं क्वेश्चन में। जो सिचुएशंस हमें जो सिचुएशंस जो है हम अच्छे से पढ़ने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं क्लासरूम की किसी भी प्रॉब्लम के साथ कोप अप करने के लिए। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने जो टॉपिक डाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है कि एजुकेशन की मीनिंग क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं कि जब हम टीचर बनेंगे तो हमारा टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। क्लासरूम में जब हम चले गए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो एक क्लास में जाने के और उसे वहाँ पे टीच करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे माइंड में होने चाहिए। अगर हमने क्लासरूम में एंटर किया है तो हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर एंटरिंग इन द क्लासरूम हम क्या करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स पहले हमारे माइंड में होने चाहिए। उसके बाद है लेवल ऑफ टीचिंग के लेवल हैं कि हमें बच्चे को, जब एक छोटा बच्चा होगा, जब उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉब्लम की, तब हम उसके साथ कैसे पढ़ाएंगे। हम उसे सिर्फ लर्न करवाते हैं, दैट इज़ आवर मेमोरी लेवल, हम सिर्फ उसको लर्न करवाएंगे। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। लर्न हमने करवा लिया, बच्चा जब थोड़ा सा और एज में ग्रो अप करेगा, जब उसकी माइंड जो है वो इतना ग्रो कर जाएगा कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेगा, तब हम उसको अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसे समझाएंगे। एंड देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में हम बच्चा क्रिटिकली सोचना शुरू कर देता है कि ये सिचुएशन हुई, पहले उसको जो बोला जाता है वो लर्न करता है, बट जब तो थोड़ा ग्रो अप कर जाता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है। एंड देन जब तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अच्छे से जो है डेवलप हो जाता है, देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर वो उन चीज़ों को क्रिटिकली सोचने लगता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर उसे कोई चीज़ बोली जाएगी तो वो उसको आइज क्लोज करके नहीं मानेगा, बल्कि उस पर क्वेश्चनिंग करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। एंड देन लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने इसलिए डाला है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा जो है वो जब ग्रो अप करता है, जब वो छोटा होता है बिल्कुल, तो उसका बिहेव कैसा होता है। जब वो अडोलसेंस में जाता है तो वो उसका कैसा बिहेव होता है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसका कैसा बिहेव होता है, ताकि हम बच्चे के हर एक बिहेवियर के साथ कॉप अप कर पाएँ, उसकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ले पाएँ। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग। कौन से फैक्टर होते हैं जो
टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। हम क्लासरूम में जाते हैं, बड़े सारे फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं और वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको ऑन डिमांड जो है वो सोल्यूशन चाहिए होता है। हमें पहले से नहीं पता कि हम क्लासरूम में जाएंगे, ऑन डिमांड हमें उस टाइम कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका सोल्यूशन हमें देना पड़ेगा। तब हम ये नहीं बोल सकते कि इसका सोल्यूशन हम कल देंगे। क्लासरूम अगर टीचिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो मे भी हम उसका सोल्यूशन कल दें, लेकिन अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन हमें ऑन डिमांड देना पड़ेगा। इसीलिए हमें टीचिंग के फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी टीचिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। देन मैथड ऑफ टीचिंग, हम क्लासरूम में जाएंगे, किसी बच्चे को बोल के समझ आता है, किसी को लिख के समझ आता है और किसी को हम पिक्टोरियल कुछ इमेज दिखाएंगे तभी समझ आएगा। हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखकर क्लासरूम में जाना है कि हमें कौन सा मेथड कौन से स्टूडेंट के लिए यूज करना है। बच्चों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स के बारे में बताना, जो आज जैसे मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस टाइम, सबको पता है। स्वयं प्रभा DTH जो चैनल चलाया है गवर्नमेंट ने, इन सब चीज़ों की हमें जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। देन द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, हमें टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम पता होना चाहिए कि हम बच्चे को बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रहा है बुकिश लैंग्वेज में तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मॉडर्न मेथड यूज़ करेंगे, ICT कंप्यूटर बेस्ड कोई मेथड, प्रोजेक्टर वगैरह लगाकर या स्लाइड शेयर लगाकर उन्हें हम चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। एंड देन द इवेल्युएशन सिस्टम, लास्ट में जब हमने बच्चे को पढ़ा लिया, वी आर एबल टू एवेल्युएट दैम, हम उसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेंगे, हम जब यूनिट टेस्ट लेते हैं उनको कैसे बनाएंगे और एंड में जब हम उनका फाइनल एग्ज़ाम लेंगे तो उसको कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने क्यों यूजीसी नेट ने क्यों ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक टीचर जब निकल के बाहर आए तो उसको पूरी नॉलेज हो, जब वो एग्ज़ाम क्रैक करके आए तो उसको पूरा पता हो कि एक टीचर को जो जो प्रॉब्लम्स क्लासरूम में फेस करनी पड़ेंगी उस सब की नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को जो है वो इसमें डाला गया है। सो नाउ वी स्टार्ट फर्स्टली डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन होगा, हम सब ने एजुकेशन के बारे में बहुत पढ़ा होगा। एजुकेशन, फिर भी मैं आपको लिटरली थोड़ा सा बता देती हूँ, एजुकेशन जो है उसका एक वाइड मीनिंग है। हम इसको प्रिसाइज टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। एज हम सब जानते हैं कि ये जो है एजुकेशन जो है वो मदर की वॉर्म से स्टार्ट होती है एंड टर्म तक चलती जाती है। इसको प्रिसाइज मैनर में डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिर भी आई ट्राई कि एजुकेशन एक ऐसी कैपेसिटी है कि जो हमारे बिहेव को मॉडिफाई कर सकती है, हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला सकती है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा और जो विदाउट एजुकेशन पर्सन होगा उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड वो डिफरेंस हम जो है कोई जाके उसकी डिग्रियां चेक करके नहीं देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस उसके बिहेव में दिखता है। हाउ ही बिहेव, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसे बोलने का वे कैसा है, वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे ट्रीट करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो एडजस्ट करना जानता है कि नहीं। अगर वो सिचुएशंस में एडजस्ट करना जानता है, हर तरह की प्रॉब्लम को कॉप अप करना जानता है, एक गुड बिहेवियर है उस पर्सन का, दैट मीन्स ही इज़ एजुकेटेड पर्सन। तो एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग ये तीनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। आप एजुकेटेड होंगे तो आप जो है वो एलिजिबल होंगे किसी को टीच करने के, और टीच करने से पहले आपको लर्न करना आना चाहिए। जब तक आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू टीचिंग। टीच करने के लिए लर्न करना आना चाहिए। जब तक हमें लर्न करना नहीं आएगा, हम किसी को टीच नहीं कर सकते। टीच करने से पहले लर्न करना सीखो, और लर्न के लिए एजुकेशन बहुत मस्ट है। टीचिंग सिर्फ एक वे है जिससे हम स्टूडेंट्स को लर्न करवा सकते हैं। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट को
लर्न करवाने का एक वे है, बट एजुकेशन जो है वो एक ऐसी की है जिसमें हर चीज़ आ जाती है, इस पूरे वर्ल्ड की हर चीज़ आ जाती है। हम जो क्लासरूम में सीखते हैं दैट इज़ नॉट ओनली एजुकेशन, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है, अपनी लाइफ के हर इंसिडेंट से हम जो लेसन लेते हैं दैट इज़ एजुकेशन। कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी आपको। स्वामी विवेकानंद ने जैसे डिफाइन किया है एजुकेशन को, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन की जो हमारे अंदर ही होती है। बुराई भी हमारे अंदर है, अच्छाई भी हमारे अंदर है, बट सिर्फ नीड है उस चीज को बाहर निकालने की, और उस अच्छाई या बुराई को बाहर निकालने का काम करती है एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट टू फाइंड आउट अवर गुडनेस एंड अवर बैडनेस। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन जो है वो परफेक्शन की मैनिफेस्टेशंस है जो हमारे अंदर ही होती है, सिर्फ उसको बाहर निकालने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉरवेल ने भी एक एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। उसने कहा है एजुकेशन इज अ प्रोसेस वाई विच द चाइल्ड डेवलप्ड इट्स इनर पोटेंशियल इन अ मैनर सो एज टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोलता है एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर इनर पोटेंशियल को ऐसे डेवलप करता है कि वो सोसाइटी में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन्स सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूटर सिटीजन की तरह जो है वो सामने आ सके। हम सब सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रोज अपनी डेली रूटीन के साथ वर्क करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें एक अवेयर सिटीजन बनना है। हम थ्रू अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी टीचिंग के बच्चे को इस एबल बनाएं कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर जो है कंट्रीब्यूशन दे सके, अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सके। कुछ उसके सामने गलत हो रहा है, गलत और सही का डिफरेंस जो है वो समझ सके। जिस दिन वो ये चीज़ समझ जाएगा इट मीन्स कि उसने एक्चुअल वे में टीचिंग को एजुकेशन को एक्वायर कर लिया है। और ये डिफरेंस बताना टीचर का काम होता है। जब टीचर को खुद नॉलेज होगी, खुद उसने लर्न किया होगा, खुद उसको बैड और गुड के बीच का डिफरेंस पता होगा, तभी वो स्टूडेंट में वो चीज़ जो है वो डेवलप कर पाएगा। देन कुछ फिलॉसफीज हैं एजुकेशन की जो दी हैं। फिलॉसफी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम फिलॉसफी को अगर पूरा पढ़ें तो हम अगर पूरी लाइफ फिलॉसफी को पढ़ते रहें फिर भी हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बट टीचिंग एप्टीट्यूड में इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है ताकि एक टीचर को अंडरस्टैंडिंग हो, जिनका बैकग्राउंड नहीं है फिलॉसफी से, उनको कुछ फिलॉसफी के बारे में पता हो। फिलॉसफी एक्चुअल में एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को टच करती है, चाहे वो एजुकेशन के एम हों, उसके ऑब्जेक्टिव्स हों, उसका करिकुलम कैसा होगा, टीचिंग के मेथड कैसे होंगे, टीचर कैसा होगा, टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, क्लास में स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिलॉसफी के थ्रू जो है वो एक दिखाई जाती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं फिलॉसफी एक मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है अपनी वैल्यूज़ एजुकेशन में। तो कुछ फिलॉसफीज़ हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में, वो मैं आपको बताऊंगी। पर फर्स्टली यहाँ पे 3 बेसिस हैं एजुकेशन के। जब भी हम एजुकेशन को स्टडी करते हैं तो एजुकेशन प्रोसेस में हमेशा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसके 3 बेस हैं। वाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें, वाई, क्यों। वाई का आंसर हमें फिलॉसफी से मिलता है। जब हम फिलॉसफी को स्टडी करते हैं तो फिलॉसफी में हमेशा हमें वाई का आंसर मिलता है। वाई, कोई चीज़, जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हमने एजुकेशन के करिकुलम में कोई कोर्स इंक्लूड किया है तो वाई, क्यों किया है, उसका क्या रीज़न है, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। उस वाई क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं थ्रू फिलॉसफी। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ, कैसे। हमने कर तो लिया, हमें ये तो पता चल गया कि क्यों कर रहे हैं,
मगर कैसे करना है उस चीज़ का आंसर हमें मिलता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। साइकोलॉजी इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हेल्प करती है इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। आपने सुना होगा जब कुछ लोग जो हैं वो मेंटली अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो डील करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है उनको बेस्ट सॉल्यूशंस देते हैं, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बिहेवियर को, कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो क्या रीज़न है। उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना जो है वो साइकोलॉजी का काम है। तो हाउ का आंसर एजुकेशन में साइकोलॉजी देती है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ का आंसर देती है हमें सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हम सोशोलॉजिकल बेसिस में पढ़ते हैं। तो इसके 3 बेसिस हैं, फिलोसफिकल बेस, साइकोलॉजिकल बेस एंड सोशोलॉजिकल बेस। तो फर्स्टली आज हम फिलोसफिकल बेस के बारे में बात करेंगे, उसकी कुछ थेरीज पढ़ेंगे। फर्स्टली फिलोसफी की एक थेरी है जिसका नाम है आइडलिज्म। आइडलिज्म, इसके फादर जो हैं वो हैं प्लेटो। प्लेटो जो है वो इसके फादर हैं, फाउंडिंग फादर हैं, जिन्होंने इस थेरी को बनाया है। तो इस थेरी के बारे में आपको बताऊंगी कि मेन आइडिया क्या है। हमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इस टीचिंग एप्टीट्यूड में फ़िलॉसफी के बारे में। आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में फ़िलॉसफीज़ क्या हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा मेन आइडिया दूंगी इसका। आइडलिज्म, आइडलिज्म जो है ये 2 टर्म से बना है, आइडिया प्लस इज़म। इज़म का मतलब होता है फिलॉसफी और आइडिया का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ थॉट अपने दिमाग में लाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडलिज्म, आइडिया इज सुप्रीम। ये बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे उस चीज़ का आइडिया एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो आइडलिस्ट हैं वो हमेशा बोलते हैं कि चेयर इतनी, उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि चेयर, अगर किसी ने चेयर बनाई है तो चेयर की एग्जिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है जिसके माइंड में वो आइडिया आया है कि वो चेयर जो है वो कैसे बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इस दुनिया में सबसे सुप्रीम क्या है, आइडिया है। मोर इम्पॉर्टेंस देते हैं वो, उन्होंने दी है माइंड और स्पिरिट को। इंसान के दिमाग और उसकी स्पिरिट, आत्मा, उसके आत्मा से जो चीज़ निकलती है उसके माइंड में जाती है और माइंड से वो आइडिया जो होता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। वो बोलते हैं अगर देयर इज़ नो आइडिया देयर इज़ नो रियलिटी। अगर किसी चीज़ का आइडिया एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके पीछे की रियलिटी जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसका आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि रियल नॉलेज इज परसीव्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो भी हैं उनके थ्रू हम जो है वो रियल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किस चीज़ को हम देखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल नॉलेज वो है जो हमें दिख रही है। उन्होंने बोला है कि रियल नॉलेज परसीव्ड हम सेंस ऑर्गन से करते हैं, बट ये हमारे माइंड में पहले एग्जिस्ट कर रही होती है, तभी वो एक रियलिटी के शेप में बाहर आती है और उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि वैल्यूज़ के बारे में बोला है। वैल्यूज़ जैसे वैल्यू है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज़ आल्सो आवर वैल्यू, गुडनेस, ब्यूटी। ये इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो अनचेंज्ड हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट हैं। अगर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है तो वो चाहे हम यहाँ हैं, 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, या हम बाहर चले जाते हैं या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाते हैं, ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती हैं, अनचेंज होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं। और उन्होंने बोला यूनिवर्सल माइंड, जो दिमाग है, यूनिवर्सल माइंड, जितने भी लोग हैं उनका जो दिमाग है वही एक सेंटर है जिससे
हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, इज ए सेंटर इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए यही एक हमारा सेंटर है, क्या, यूनिवर्सल माइंड। तो अगर हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करें तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, जिसके फादर प्लेटो हैं, इनके अकॉर्डिंग आइडिया सुप्रीम है, रियलिटी इतनी मैटर नहीं करती है जितना हमारा माइंड और स्पिरिट मैटर करते हैं। रियल नॉलेज हम परसीव तो करते हैं, देखते हैं अपनी सेंस ऑर्गन से, मगर वो हमारे दिमाग में पहले एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तभी वो नॉलेज जो है वो बाहर आती है। अगर वो हमारी दिमाग में एग्जिस्ट ना कर रही हो तो वो नॉलेज हम कभी भी एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इसके मेन थिंकर्स जो थे, फॉवल, कंट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो इनके मेन प्रोपोगेंडर हैं जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। एंड सेकंड थ्योरी आती है हमारी नेचुरलिज्म, जिसके फादर हैं रूसो, जीन जैकस रूसो जो हैं वो इसके फादर हैं। तो नेचुरलिज्म क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म वाले बोलते हैं कि नेचर सुप्रीम है, जो हमारी ये नेचुरल इन्वायरमेंट है ये सुप्रीम है। अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो उसको स्कूल की रिस्ट्रिक्शंस में मत रखो, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में रखो, वो खुद सीख लेगा नेचर से, विदाउट टीचर। उनके अकॉर्डिंग जो नेचर है वही एक टीचर है। तो बच्चे को नेचर में छोड़ दो, बच्चे को नेचर में छोड़ोगे तो बच्चा सीख जाएगा। वो बोलते कि नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी। बोलते कि रियलिटी ना तो हमारे आइडिया में एग्जिस्ट करती है, ना ही जो हम आइडिया बाहर निकाल के उस चीज़ को बनाते हैं उस चीज़ को में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में रियलिटी जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। जितना भी नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें खुद ही सिखा देता है कि क्या गलत है, क्या सही है। उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचर को बच्चे को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुद अकेला नेचर से जो है वो अच्छे से सीख पाए। उसके बाद सेंस ऑर्गन के बारे में बोला है, आवर सेंस ऑर्गन आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज। हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो गेटवेज हैं नॉलेज के। हम जितनी भी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो थ्रू अपने सेंस ऑर्गन से करते हैं। एजुकेटिव सिस्टम मस्ट बी सेट इन नेचुरल सेटिंग। इन्होंने कहा जितना भी एजुकेटिंग सिस्टम है उसको हमने नेचुरल सेटिंग में ही सेट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने इसको सेट करना है। उन्होंने रूसो ने एक क्विट्स दी थी, लेट द चाइल्ड अलोन, लेट हिम बी नेचुरल मैन रादर देन सिविलाइज्ड मैन। उसको सिविलाइज्ड मैन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को अलोन छोड़ दो नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो खुद सीखेगा और सीख के एक नेचुरल इंसान बनेगा। उसको एक नेचुरल इंसान बनाओ, ना कि उसको एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाओ। उसको सिविलाइज्ड पर्सन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यू सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर आपने सिखाना है तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना सिखाओ, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में अकेला छोड़ दो। ये जीन जैकस रूसो ने के अकॉर्डिंग ये एक फ़िलॉसफ़ी है। इसके मेन थिंकर्स जो हैं वो टैगोर हैं, हेवर्ड स्पेंसर हैं, जिन्होंने नेचुरलिज्म थ्योरी को सपोर्ट किया है। देन प्रैग्मेटिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है। इसके फादर हैं जीएस पेरिस, जिन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म, इन्होंने कहा आइडिया, नेचुरल इन्वायरमेंट, इन सब के अपोज जाके इन्होंने कहा प्रैक्टिस और एक्शन सुप्रीम है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है वो तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दोगे। तो की वर्ड इन्होंने यूज़ किया है यूटिलिटी। आपको उस चीज़ को यूज़ में लाना है, उस चीज़ को एक्शन में लाना है। जब तक आप अपने आइडियाज़ को, चाहे वो जितने मर्जी सुप्रीम हैं, एब्सोल्यूट हैं आपकी वैल्यूज़, लेकिन अगर आप एक्शन में ही नहीं ला रहे हो, आपको पता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बट आप ऑनेस्ट हो ही नहीं। एक तरह आप पढ़ रहे हो कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट आप एक्चुअल में अगर ऑनेस्ट हो ही नहीं तो आपकी वो फिलॉसफी पढ़ने का, चाहे उस पर आप कितनी ही बुक्स पढ़ लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको यूटिलिटी में नहीं लाते। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इन्होंने फोकस किया एक्टिविटी और डूइंग। आपको वो काम करना है जो बात आपके दिमाग में, अगर आपके दिमाग में मान लो एक आइडिया आता है बट आप उस आइडिया को एक्शन में ला ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या फ़न है आपका वो आइडिया लाने का। आइडिया लाने का मतलब तो तभी है जब आप उस आइडिया को एक्शन में लाओगे, उसको प्रैक्टिकल शेप दोगे, सबके सामने लाओगे, तभी तो उसका मीनिंग है कि वो एक
प्रैक्टिकल शेप में आएगा तभी तो हमें दिखेगा कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है, तो हम दूसरे को भी अंडरस्टैंड करवा पाएंगे। तो प्रैग्मेटिज्म वालों ने ही प्रोजेक्ट मेथड को भी सपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देंगे, हमने उसको प्रोजेक्ट दिया, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपने वर्बली मेरे को सुना दिया कि वो प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे होगा, बट आपको उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जब तक आप उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दोगे। तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद यूज़ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे है, तो उसका रियल मीनिंग क्या है। जब तक हम उसको खुद फेस नहीं करते, खुद यूज़ नहीं करते, खुद एक्शन में नहीं लाते, उसकी यूटिलिटी नहीं करते, तब तक हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये प्रैग्मेटिज्म वालों ने बोला था। इसके मेन थिंकर हैं जॉन डीवे और मीड, इन्होंने इसके बारे में इसको सपोर्ट किया है। देन लास्ट वन द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक थेरी है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है। जब बीएड के हमें वर्कशॉप में जाना, ट्रेनिंग के लिए जाया जाता है, टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे हमें ये अप्रोच यूज़ करने के लिए बोला जाता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है ये। इसमें बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। आपने जो लर्न करना है उससे पहले उसको करो। आप जब करोगे फिर जाके अगर आप सीखोगे, तो जो आप करने से सीखोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। हमें कोई बात थ्योरेटिकली बताता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बट अगर हमने उसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई किया हो, तो अप्लाई करने के बाद हम वो चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, हम उसको बोलते हैं कैंडल के पास नहीं जाना, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, हम उसको जितना रोकेंगे वो उतना जाएगा। बट अगर वो एक बार वहाँ जाएगा और उसको टच कर लेगा, अगर उसका हाथ जल जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ जाएगा, फ्लेम है, हाथ लगेगा और वो जल जाएगा। तो जो उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करता है। हम भी बड़े हो चुके हैं, हमने वो जो छोटी छोटी चीज़ें खुद प्रैक्टिकल करके सीखी है वो हमें पता है, बट जो हमें किसी ने कह के, जो किसी ने सुनाई है, उन चीज़ों पे हमें इतनी ना तो वो याद रहती हैं और ना ही हम उस पर ज़्यादा चल पाते हैं। इसीलिए चीज़ को करने से, सीखने से पहले उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉलेज जो है उसको खुद इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट करो, ना कि दूसरों की हेल्प लेके। आप किसी ने आपको बना के दे दिया, आपने वो दिखा दिया, अच्छे मार्क्स भी ले लिए, बट डजेंट मैटर इन योर लाइफ। ये चीज़ आपको आगे जाके लाइफ में कभी हेल्प नहीं करेगी। ये आपको तभी हेल्प करेगी जब आपने वो चीज़ खुद सीखी होगी। इसके फादर हैं जीन पियाजे, जिन्होंने साइकोलॉजी में एक थ्योरी दी है, जिसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका। उन्होंने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है तो उसको इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। उसने एक ही चीज़ सीखी होती है, जब वो आफ्टर बर्थ बॉटल से दूध जो है सक करता है, तो उसको एक सक करने की आदत होती है। जब भी हम उसको कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी चीज़ वो हाथ में उठाता है, तो सबसे पहले वो मुंह में डालता है, क्योंकि उसको बचपन में एक चीज़ सीखी होती है कि वो बॉटल जब भी दूध की लेगा तो उसको मुंह में डाल दी जाती है, उसको सक करने के लिए बोला जाता है। तो वो क्या करता है, आफ्टर दैट जब भी हम उसको कोई चीज़ देते हैं वो उसको मुंह में डालता है। तो उस चीज़ को उन्होंने, जीन पियाजे ने एक नाम दिया था जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा डेवलप होता है। वो स्कीमा, उसकी क्या हैबिट होती है सकिंग करने की। हम उसको छोटा सा टॉय देंगे, वो मुंह में डालेगा, हम उसको गिलास देंगे, मुंह में डालेगा, वो जो भी चीज़ उठाएगा उसको सीधा मुंह में डालेगा। तो ये सकिंग वाली आदत उसके अंदर रहती है और उसके दिमाग में वो स्ट्रक्चर बन चुका होता है कि हम उसको जो भी चीज़ देंगे उसको वो 2 मिनट में मुंह में डाल देगा, क्योंकि उसने वो सीखा होता है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके सोशल इन्वायरमेंट उसके चेंज होने लगता है, वो देखता है आगे पीछे चीज़ों को, उसकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, उसके दिमाग में वो आइडिया चेंज होने लगता है कि हर चीज़ मुंह में डालना नहीं होता है। तो उसके बाद वो एक नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसका नाम होता है एस्मिलेशन। एस्मिलेशन में वो क्या करता है कि हम उसको, जब वो कोई एक काइंड की मैचिंग होती है कि जो उसके पहले स्ट्रक्चर में था और उसको जो इन्वायरमेंट की नीड अराइज हो रही है, उन दोनों चीज़ों को वो मैच करने की कोशिश करता है। इसमें हम एक बच्चे को टॉय देंगे
तो जैसे हम उसको टॉय देंगे वो सीधा मुंह में डालेगा, क्योंकि स्कीमा वाली स्टेज में हम उसको सिर्फ दूध देते थे तो वो उसको सक करता था, वो सकिंग स्कीमा उसके दिमाग में आ चुका है। अब हम उसको एसिमिलेशन की स्टेज में कोई टॉय देते हैं तो वो टॉय को भी मुंह में डालता है। तो ऐसे करते करते वो ऐसे ही करता रहता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसका इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। चेंज कैसे करते हैं हम, कि जैसे हम छोटे बच्चे को छोटे छोटे टॉय देते हैं वो मुंह में डालता है, हम उसको बड़ी बड़ी चीज़ें देने लगते हैं तो वो उसमें एकोमोडेट करने लगता है। फिर एकोमोडेशन की एक स्टेज आती है कि वो एकोमोडेट करने लगता है, उसको लगता है कि अब इतना बड़ा खिलौना तो मुंह में डाल नहीं सकता। अब उसको आहिस्ता से समझ आने लगती है कि टॉय खेलने के लिए होता है, मुंह में डालने के लिए नहीं होता है। और जो उसका ये वाला स्कीमा होता है इसको वो चेंज करके एक न्यू स्कीमा में डेवलप कर देता है, जिसको बोला जाता है न्यू स्कीमा। उसमें डेवलप हो जाता है कि अब उसको कोई चीज़ दी जाती है वो उसको मुंह में नहीं डालता, बल्कि क्या करता है उस चीज़ के साथ खेलता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हर चीज़ मुंह में नहीं डाली जाती है। अब इतना बड़ा टॉय तो मेरे मुंह में आएगा नहीं, तो ये टॉय इन्होंने मेरे को मुंह में डालने के लिए नहीं, खेलने के लिए दिया होगा। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है, अब इसको अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें, उस वाली थ्योरी को इसके साथ कनेक्ट करें, तो इसके कनेक्शन ऐसे बनता है कि बच्चा जो है जब वो सकिंग वाली स्टेज में था, उसको बॉटल में मुंह में डाली जाती थी, उसको किसी ने मुंह में डाल के पी के नहीं दिखाया कि ऐसे दूध पिया जाता है, उसको सिर्फ दिखाया गया, उसको मुंह में सिर्फ बॉटल डाली गई और उसने खुद सीखा, उसने अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट किया। बट फिर जब वो आगे वाली स्टेज में गया एसिमिलेशन वाली स्टेज में, जब उसको टॉय दिया गया, वो उसको मुंह में डाल रहा था, वो अपनी पुरानी नॉलेज जो उसने खुद कंस्ट्रक्ट की थी उसी नॉलेज के बेसिस पे वो एसिमिलेशन वाली स्टेज पे वैसे बिहेव कर रहा था। और जब वो एकोमोडेशन वाली स्टेज पे पहुंचा तो उसको खुद उसने इन्वायरमेंट से वो चीज़ें सीखी कि अब इतना बड़ा टॉय मुंह में नहीं डालना है, इसके साथ खेलना है। मीन्स कि एक बच्चा बाय बर्थ से लेके अगली तक स्टेज तक, जब तक अपनी लेटर लाइफ तक जाता वहां तक वो इंसान जो है वो सीखता जाता है, हमेशा सीखता जाता है। तो ये जो स्टेजेस उसने बर्थ की बताई हैं, इन स्टेजेस पे वो चलता जाता है, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता जाता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करके वो एज ए इंडिविजुअल खुद अडल्ट होके जो सामने आता है। तो इसमें जो जीन पियाजे की साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसमें 4 स्टेजेस हैं जो पूछी जाती हैं कि कितनी स्टेजेस जो हैं वो बताई गई हैं। इसने जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हुई हैं इसकी, तो इसकी 4 स्टेजें दी हुई हैं। एक सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो बर्थ से लेके 2 ईयर तक चलती है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 2 से 7 ईयर्स तक होती है। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो 7 to 11 ईयर होती है। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है जब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो जाती है, वो 12 to 15 ईयर्स तक होती है। मतलब जब तक बच्चा अडोलसेंस की एज में पहुंचता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे की थ्योरी में बच्चा किस स्टेज पे तक जाएगा, जब तक वो एकोमोडेशन वाली कैपेसिटी सीखेगा, तो सीखे वो एज ए पूरा इंटेलेक्चुअली डेवलप हो जाएगा, तो उसके लिए वो 15 एज तक, एडोलसेंस की एज में जाके बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ डील करना जो है वो अच्छे से सीख जाता है। आई होप आपको ये थ्योरीज जो है वो समझ आई होंगी। थैंक यू।